हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनर्जेटिक क्लासेस में स्वागत करता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सब क्लास 10th मैथ का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ेंगे और ये इस चैप्टर का पार्ट 8 है। अगर आपको क्लास 10th का मैथ पढ़ना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर किड्स। ये वीडियो छोटे बच्चों के लिए नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 इंट्रोडक्शन। दोस्तों, ये एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन है। एक्सरसाइज 3.2 को पढ़ने से पहले ये इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया हूँ जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे मैंने यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखे हैं, मैं एक एक करके आपको समझा दूंगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 3.2 में सॉल्व करना है। तो क्या है, तो यहाँ पे देख लीजिए। तो पहला आपका है इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है? जैसे आपका दो इक्वेशन दिया रहेगा, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, दो इक्वेशन देता है तो उससे हम लोग ग्राफ बनाते हैं, तो दो लाइन बनता है, यानी दो इक्वेशन यानी दो लाइन बनता है। तो वही दो लाइन यानी दो लाइन जब इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपका कोई ग्राफ बना दो इक्वेशन से, और उन्हीं दो इक्वेशन से ऐसा ग्राफ बनाए हैं कि दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो जब दोनों लाइन एक दूसरे को कट करते हैं तो उसका कितना सॉल्यूशन होता है? एक सॉल्यूशन होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ सॉल्यूशन। पहला आपका लाइन किस तरह का लाइन है, और दूसरा कंडीशन है। इस कंडीशन को भी याद करना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन कुछ सॉल्व करने पड़ते हैं। और तीसरा क्या है? नंबर ऑफ सॉल्यूशन, कि इंटरसेक्टिंग लाइन जब भी कोई दो लाइन एक दूसरे को कट करेंगे ग्राफ में, तो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे? एक सॉल्यूशन होंगे, यानी एक्स और वाई के एक एक सॉल्यूशन होंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है। तो देखिए यहाँ पे पहला आपका इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो जब भी इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, कोई भी अगर लाइन दो लाइन एक दूसरे को कट करेंगे तो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे? एक सॉल्यूशन होंगे, यानी यूनिक सॉल्यूशन। मतलब एक्स के भी एक सॉल्यूशन होंगे, वाई के भी एक सॉल्यूशन होंगे। और इसी को जब भी किसी का कोई एक या मिनिमम एक सॉल्यूशन जब भी होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट बोलते हैं। ये भी याद रखिएगा, मैं एक साथ बता दे रहा हूँ आपको। कंसिस्टेंट क्या होता है? किसी भी इक्वेशन में अगर देखिए, अगर कोई भी इक्वेशन है, कोई भी सॉल्यूशन है, उसका एक सॉल्यूशन मिनिमम आपका कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए। अगर एक सॉल्यूशन है तो वो क्या कहलाएगा? वो कंसिस्टेंट कहलाएगा। और अगर एक भी सॉल्यूशन नहीं है तो वो क्या कहलाएगा? इनकंसिस्टेंट कहलाएगा, जो कि आपका यहाँ पे है इनकंसिस्टेंट। तो मैं एक एक करके आपको अभी बता दे रहा हूँ। तो पहला आपने आई होप की इंटरसेक्टिंग लाइन समझ में आ गया होगा कि दो लाइन जब भी इंटरसेक्ट करेंगे तो उसके कितने सॉल्यूशन आएंगे? वन सॉल्यूशन, यानी एक्स के भी एक सॉल्यूशन आएंगे और वाई के भी एक सॉल्यूशन आएंगे, मतलब एक्स और वाई का वैल्यू। तो आप इतना समझ में आ गया। अब जब भी इंटरसेक्टिंग लाइन होगा तो उसका इक्वेशन क्या होता है? यहाँ पे देखिए, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। मतलब जैसे आपका कोई इक्वेशन दे दिया गया, जैसे यहाँ पे मैं आपको दे दे रहा हूँ, जैसे आपका 3x प्लस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0, ये आपका एक इक्वेशन है। और एक और इक्वेशन है, जैसे मान लीजिए आपका 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। तो मैंने पहले ही बताया था, एक्स के कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं? हम ए बोलते हैं, तो ये आपका ए हो गया। और वाई के कोफिशिएंट को क्या कहते हैं? बी कहते हैं, तो ये आपका बी हो जाएगा। और जिसका कोई वेरिएबल नहीं होता है, जिसके साथ वो क्या कहता है? सी होता है। इसी तरह इस इक्वेशन में भी ए और बी सी मान लीजिए, तो ये मेरा ए हो जाएगा। और y के कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। इसी तरह कांस्टेंट क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए दो है, आपका दो इक्वेशन है, तो दोनों को a थोड़ी ना मान लेंगे हम कि यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन में भी a मान लिए, इस इक्वेशन में भी a मान लिए, इसमें भी इसको b मान लिए y के कोफिशिएंट को, इसमें भी। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए दोनों को अगर a मान लेंगे तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ a का वैल्यू कुछ और है और यहाँ a का वैल्यू कुछ और है। तो यहाँ पे a का अगर आप a के a मान लेंगे दोनों जगह, तो लेकिन वैल्यू तो सेम है, डिफरेंट है। तो क्या कहेंगे? इसको पहले वाले इक्वेशन को सबको वन मान लीजिए, a1 b1 c1, और दूसरे इक्वेशन को सबके कोफिशिएंट को क्या मान लीजिए? a2 b2 c2। ये आपका हो गया। याद रखिएगा, जैसा पहला इक्वेशन है उसी तरह सेकेंड इक्वेशन को भी करिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स वेरिएबल और कांस्टेंट सब एक तरफ है, इक्वलिटी के, तो दूसरे इक्वेशन को भी सेम तक एक ही तरफ करिएगा। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे इस इक्वेशन में 2 इधर रहता, तो या तो 2 को इधर कर लीजिए या तो इस 1 को इधर कर लीजिए, दोनों में से एक कर लीजिए। मतलब इक्वल टू के इधर या तो पूरा कर दीजिए, जैसा मतलब पहला इक्वेशन रहेगा उसी तरफ सेकंड इक्वेशन को भी बना लीजिएगा। उसके बाद आप ए बी सी मानिएगा तीनों में। तो ये आपका समझ में आ गया। तो यही a अपॉन जब 3 अपॉन, यहाँ पे देखिए a1/a2, यहाँ पे देखिए आपका इक्वेशन, इसमें देखिए क्या है आपका
A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो जब भी आपका A1/A2 और जब B1/B2 को सॉल्व करेंगे तो दोनों जब इक्वल नहीं आएंगे तो समझिएगा वो लाइन क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो जैसे यहाँ पे इक्वेशन में अगर इसको सॉल्व करेंगे A1/A2, अलग से सॉल्व करिए A1/A2, फिर उसके बाद B1/B2 को भी सॉल्व करिए। अगर दोनों इक्वेशन अगर दोनों इक्वल नहीं आएंगे तो समझिएगा कि इस इक्वेशन का लाइन जो है ग्राफ में वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और अगर पूछ लेगा सॉल्यूशन कितने आएंगे, तो जब इंटरसेक्टिंग हो रहा है तो सॉल्यूशन कितने होंगे, 1 होंगे, यूनिक होंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब आते हैं सेकंड में। तो सेकंड में देखिए क्या है, को इंसिडेंट लाइन। को इंसिडेंट लाइन क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका कोई लाइन दिया गया है, जैसे यहाँ पे जरूरी नहीं है ग्राफ में कि 2 लाइन जैसे बनाए, आप मान लीजिए आप 2 लाइन बना रहे हैं ग्राफ में, तो जैसे मान लीजिए एक यहाँ बन गया एक ऐसे, और एक और लाइन बन गया जो इसी के ऊपर, बिल्कुल इसी के ऊपर से होते हुए गुजर रहा है। तो ये जब एक लाइन के ऊपर एक ओवरलैप हो जाता है दूसरी लाइन, तो उसको क्या कहते हैं, हम कोइंसिडेंट कहते हैं। मतलब कोइंसिडेंट, एक के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे फिगर भी बना दिया है। कोइंसिडेंट लाइन के लिए मतलब एक इक्वेशन, 2 इक्वेशन बनता है, तो दो इक्वेशन से एक इक्वेशन का भी लाइन उसी के ऊपर है, और सेकंड इक्वेशन का भी जो लाइन बना है यानी ग्राफ बना है वो भी उसी के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, यानी उसी के ऊपर कॉन्साइड कर रहा है। तो ऐसे लाइन जब एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड करते हैं तो उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो यहाँ देखिए इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन। अब कैसे समझ में आ रहा है कि इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन, तो इतना नहीं, अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो बस इतना याद रखिएगा कि जब भी ग्राफ में दो लाइन एक दूसरे को जितने बार कट करेंगे उसका उस इक्वेशन का उतना सॉल्यूशन आएगा, यानी उस इक्वेशन में का उतना एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो एक जगह बस कट कर रहा है, एक लाइन तो एक ही जगह कट करेगा। यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ पे बस, यहाँ पे तो एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, यानी इसका यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है। और यहाँ पे देखिए कोइंसिडेंट लाइन में मतलब एक के ऊपर एक लाइन है, तो यहाँ देखिए यहाँ भी कट कर रहा है, यहाँ भी कट कर रहा है, यहाँ भी कट कर रहा है, यहाँ सब जगह टच कर रहा है, यानी इनफाइनाइट जगह टच कर रहा है। तो इनफाइनाइट जगह टच कर रहा है, इसलिए इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन हो गया। और इसका इक्वेशन क्या है, ये आपके कुछ कंडीशन दिए हैं, इसको जरूर याद रखिएगा क्योंकि इससे आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ देखिए कंडीशन में आपका क्या है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो जैसे यहाँ पे 2 इक्वेशन दिए रहेंगे तो आप पहले A1/A2 निकाल लीजिए, फिर B1/B2 निकाल लीजिएगा, फिर C1/C2 निकाल लीजिएगा। अगर तीनों इक्वेशन जैसे A1/A2 अगर B1/B2 के इक्वल है और B1/B2 C1/C2 के इक्वल है, तीनों एक दूसरे को इक्वल है, तो समझिएगा कि लाइन जो है वो क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब कोइंसिडेंट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। और अगर पूछ लेगा इसके कितने सॉल्यूशन है, तो जब कोइंसाइड कर रहे हैं तो आपको पता ही है कि जब कोइंसाइड कर रहे हैं तो कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन होंगे। तो ये रहा आपका सेकेंड वाला। अब आते हैं थर्ड वाले। तो थर्ड लाइन में क्या है, पैरेलल लाइन। मतलब आपकी जैसे 2 इक्वेशन दे देंगे, आप ग्राफ बनाए इसको, और ग्राफ पे जब एक दूसरे को बिना टच किए, मतलब ज़रूरी नहीं है, जैसे यहाँ पे आपका ये ग्राफ बना, ये आपका ग्राफ बनेगा, तो मान लीजिए आपका कोई एक लाइन ऐसे गया और एक लाइन जब इसी के पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल जाएगा, एकदम पैरेलल, ये आपका जब बिल्कुल एक दूसरे को बिना टच करे, पैरेलल लाइन तो आपको पता ही होगा, पैरेलल लाइन क्या होता है, जो कभी एक दूसरे को मीट ना करे, कहीं भी कट ना करे, वो सीधा चलते जाएंगे। जितना डिस्टेंस है यहाँ पे जितना डिस्टेंस है इन दोनों लाइन के बीच में, इतना ही आपके यहाँ पे भी डिस्टेंस होंगे इन दोनों लाइन के, मतलब एक दूसरे के पैरेलल लाइन के। जैसे आपने रेलवे ट्रैक देखा है, उसकी लाइन पटरियाँ कैसी होती है, पैरेलल होती हैं। तो इसी तरह हम लोग यहाँ भी पैरेलल होते हैं। जब भी पैरेलल लाइन होते हैं तो एक दूसरे के, तो उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, 0 सॉल्यूशन होते हैं। कैसे 0 सॉल्यूशन होता है, मैंने अभी कुछ देर पहले क्या बताया था कि जब भी 2 लाइन जितने बार कट करेंगे एक दूसरे को, उसके उतने सॉल्यूशन आएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, मतलब पैरेलल है, तो ये कभी कट नहीं करेंगे, ये कभी मीट ही नहीं करेंगे एक दूसरे से। तो यानी जब मीट नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं, तो कितने सॉल्यूशन आएंगे, 0 सॉल्यूशन आएंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है, और ये कहीं भी जाएँ, कितना भी दूर इसको ले जाएँ, ये कभी एक दूसरे से मीट नहीं करेंगे। तो इसलिए इसके कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, 0 सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है नो सॉल्यूशन। तो ये हो गया। अब इसके कंडीशन क्या है, तो कंडीशन देख लीजिए, कंडीशन क्या है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। जैसे आपका 2 इक्वेशन दे दिया, तो पहले A1/A2 निकाल लीजिए, फिर B1/B2 निकाल लीजिए, फिर C1/C2 निकाल लीजिए। और उसके बाद अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 है और नॉट इक्वल टू C1/C2 है, तो समझिएगा वो लाइन क्या कर रहा है, पैरेलल लाइन है। और उसके कितने सॉल्यूशन है, जब पैरेलल लाइन समझ में आ गया कि पैरेलल लाइन है, तो उसके कितने सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन पूछ लिया तो उसके
नो सॉल्यूशन है, क्योंकि पैरेलल लाइन एक दूसरे को कट कहीं नहीं करते हैं। तो ये आपको अच्छे समझ में आया हो। अब यहाँ पे देखिए एक और टर्म है यहाँ पे इनकंसिस्टेंट, और यहाँ पे देखिए पहले में आपका कंसिस्टेंट, यहाँ पे देखिए कंसिस्टेंट। तो ऐसे जिसमें आपके सॉल्यूशन होंगे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन है, यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, और यहाँ पे नो सॉल्यूशन है। यानी इन दोनों में मिनिमम एक सॉल्यूशन तो है ही। तो जितने अगर किसी भी इक्वेशन में अगर एक भी सॉल्यूशन है तो वो क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट कहलाएगा। और अगर एक भी सॉल्यूशन नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। तो इसके बेस पे आपको कुछ क्वेश्चन भी दिए गए हैं एक्सरसाइज 3.2 में। तो आई होप कि आप ये अच्छे से याद कर लीजिए कि कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ कि कंसिस्टेंट क्या होता है, जिसमें सॉल्यूशन होंगे, मिनिमम एक सॉल्यूशन तो होना चाहिए। और इनकंसिस्टेंट जिसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं है। तो इनकंसिस्टेंट बस इसी में आता है पैरेलल में, क्योंकि ये एक दूसरे को कट नहीं करते हैं, और इसका नो सॉल्यूशन आता है। और कंसिस्टेंस इसमें और इसमें दोनों में आएगा, क्योंकि यहाँ देखिए इसमें भी सॉल्यूशन आ रहा है और इसमें भी सॉल्यूशन है। मतलब इसमें भले ही एक ही सॉल्यूशन है और इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन, उससे क्या मतलब है, आपका सॉल्यूशन बस आने से मतलब है। तो इसमें भी सॉल्यूशन है, इसमें भी सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड होगा, मतलब एक्स और वैल्यू का कुछ वैल्यू जरूर होगा। तो ये हो गया आपका कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो आई होप कि आपको ये इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो इस टॉपिक को अच्छे से एक बार स्क्रीनशॉट लेकर और अच्छे से इसको याद कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।